जय हिंद ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर की क्लास हमारी आपकी स्टार्ट होने जा रही है और कंटिन्यूअस हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक्स को जो है वो कवर कर रहे हैं। चूंकि आज वीकेंड है, मतलब कि इस पूरे सप्ताह में हम लोग जितना टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सब कर लेते हैं। क्योंकि हम आपको ये बताएं कि अगर अभी तक तो हम आपको पढ़ा रहे हैं थ्योरी टाइप में, मतलब डिटेल में हम आप पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को। अब हमें इस तरीके से ये पढ़ लेना है कि जितना टॉपिक हम आप कवर करेंगे उसको एमसीक्यू बेस्ड हम लोग प्री ओरिएंटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो है उस टॉपिक को पढ़ते हुए कवर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे, कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि डायरेक्ट का मतलब हुआ कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव होते हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानकारी होनी चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड जो उसके फैक्चुअल जो है वो पॉइंट्स हैं वो सब हमें याद और लर्न होने चाहिए। इस पर क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हमें आपको जो है वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब कथन वाले क्वेश्चन मिलते हैं। कैसे? जैसे दो स्टेटमेंट्स होगा रिगार्डिंग क्वेश्चन और हमें और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस हम आप तभी सॉल्व कर पाते हैं जब उस टॉपिक के सारे डायमेंशंस हमारे क्लियर होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये होगा। थर्ड अगर हम लोग पार्ट देखें तो खासकर वो आपका क्वेश्चन होता है मैचिंग का। वो क्वेश्चन कैसा होता है? मैचिंग का। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चूंकि जो हम लोग सप्ताह भर पढ़े हैं, जो पिछले हफ्ते में पढ़ा था उसे ही हम लोग जो है एमसीक्यू बेस में करेंगे। आज का जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो इंफॉर्मेटिव होंगे, मतलब जो टॉपिक आपने पढ़ा था, जो नोट्स बनाया था, उसको हमें आपको कहीं ना कहीं चेक करना है, समझना है कि उसका कितना हमें याद है, एक जनरल इंफॉर्मेशन। और फिर हम लोग धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए सब लोग तैयार होंगे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि उस टॉपिक पे आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा। एक तो ये है कि आपको उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, इस बात की आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी, या आप जान जाएंगे कि हमने पढ़ तो लिया है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हमें और आपको पता चल जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी टॉपिक को हमने क्वेश्चन बेस में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब कि हमें आपको टेस्ट करने का एक मौका मिलेगा कि हमने जो पढ़ा था वो कितना हमारे लिए जो है वो तैयार हो गया है। तो देखिए आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर अप किया था। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आरबीआई, ध्यान दीजिए, हाल ही में क्या लिखा है? हाल ही में आरबीआई दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन क्या है? Which award has the Reserve Bank of India recently received from Central Banking in London, UK? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार मिला है आरबीआई को? ध्यान दीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, नो, हम लोगों ने पढ़ा है, ये नहीं है। बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अवार्ड, नो, ये भी नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड, ये भी नहीं है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, यही इसका सटीक आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। और याद है ना, हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि ये अवार्ड क्यों दिया गया था? क्योंकि आरबीआई ने अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मैकेनिज्म में
किसका यूज किया था? तो यूज किया था आपका डिजिटल इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमने आपको दो टर्म बताए थे, एक सारथी इनिशिएटिव की बात की थी और एक हमने जो है प्रवाह इनिशिएटिव की बात की थी। सारथी इनिशिएटिव कहाँ यूज हो रहा था? इंटरनल, मतलब कि आरबीआई अपने आंतरिक जो है वो क्राइटेरिया में यूज कर रहा था, मतलब कि जो आरबीआई के जो एम्प्लॉय थे वो जो यूज कर रहे थे अपना डिजिटल मोड, वो सारथी था। हमने आपको याद है ना, बताया था कि जो सारथी था, सारथी ये आपके जो एम्प्लॉय थे, मतलब कि जो आपके आरबीआई में कर्मचारी थे, उनके द्वारा इसको जो है वो यूज किया जा रहा था। ठीक, तो ये जो है आपका यूज किया जा रहा था। जो प्रवाह था, ध्यान दीजिए, जो प्रवाह था आपको हमने बताया था, प्रवाह कैसा पोर्टल था? तो जो प्रवाह था इसको यूज किया जा रहा था किस रूप में? ये एक्सटर्नल जो आपके जो है मतलब कस्टमर थे, या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर जिस ऐप का यूज कर रहे हैं उसका नाम है प्रवाह। तो किसके लिए दिया गया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है। किसको दिया गया है? आपके जो है आरबीआई को। अब देखिए यहां पर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिखाया है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल भुगतान, देखिए डिजिटल भुगतान मतलब वही सारथी और प्रवाह जो आपका पोर्टल बना हुआ था, भुगतान को अत्याधुनिक बनाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल नवाचार बढ़ाने और सुरक्षित डिजिटल लेन देन को आसान बनाने के प्रयासों को मान्यता देता है। तो अब काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आरबीआई को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखिए पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। आप अगर खासकर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो स्टेट पीसीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर है डी, ये हमें और आपको ध्यान में रख के चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी, समझिएगा, किस राज्य के कांगेर घाटी, ये देखिए ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। याद है हम लोग पढ़े हुए थे कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 6 जो आपके टेम्परेरी जो आपके साइट्स थी, उन साइट्स को लिस्ट किया गया है टेम्परेरी लिस्ट में, और उनको आगे चल करके यूनेस्को अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद उनको किसमें शामिल करेगा? तो जो आपकी यूनेस्को की जो ग्लोबल या जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है उसमें उसको लिस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी वो टेम्परेरी शामिल किया गया है, अभी वो अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या है, तो ये कहां पर है? याद है हम लोगों ने बात क्या की थी? एक तो हमने आपको कांगेर घाटी की बात बताई थी, याद होना चाहिए। कांगेर घाटी ये आपका छत्तीसगढ़ में था, ध्यान है ना, छत्तीसगढ़ में था। इसको जो है वो बनाया गया था, तो इसको भी उसमें शामिल किया गया है। आपको याद है हमने आपको बताया था गुप्त पीरियड के, गुप्त काल के मंदिरों को भी उन 6 परिसंपत्तियों में क्या है, क्या किया गया है, लिस्टिंग की गई थी। ये भी हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने आपसे कहा, ये तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे कि इसमें कितने परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है? 6 संपत्तियों को इसमें जो है वो शामिल किया गया था। कितनी संपत्तियों को? 6 संपत्तियों को। और याद होना चाहिए कि इन 6 संपत्तियों में हमने आपसे कहा था कि टोटल कितनी संपत्तियां, परिसंपत्तियां अस्थायी रूप से हो गई हैं? 62 परिसंपत्तियां भारत की
अस्थायी रूप से शामिल की गई हैं। कहां पर? तो शामिल की गई हैं यूनेस्को की जो है वो लिस्ट में, यूनेस्को की सूची में। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है? तो ध्यान दीजिए, वो है छत्तीसगढ़ में। कौन से स्टेट में है? हम लोगों ने पढ़ा है। कौन से स्टेट में है? तो छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सटीक हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये हमें और आपको ध्यान से पढ़ के रखना है। अब देखिए यहां पर हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह अपनी जैव विविधता, डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी और प्राकृतिक गुफाओं मतलब कि नेचुरल केव के लिए प्रसिद्ध है। इसे हाल में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिससे इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मिलेगा? एक महत्व का जो है वो दर्जा मिलने की संभावना बढ़ गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और इसको कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, समझिएगा बात कहां की कर रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात हो रही है तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ ध्यान दीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये कब बना था? तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर, मतलब कब बना था? नवंबर 1 2000 को। इसे कब बनाया गया था? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये किस राज्य से जो है अलग करके बनाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश से जो है अलग करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश से अलग करके इस राज्य को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो विधान मंडल है, लेजिस्लेचर है, ध्यान देना है, विधान मंडल, याद रखिए विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, विधान मंडल की बात हो रही है। तो जो छत्तीसगढ़ का जो विधान मंडल है, मतलब कि जो आपका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर आपका जो है सिंगल हाउस है। मतलब यहां पर जो है सिंगल हाउस है, मतलब डुअल हाउस नहीं है। मतलब यहां पर केवल और केवल क्या है? यहां पर केवल और केवल विधानसभा है। और विधानसभा में सीट की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट है 90। कितनी सीट है? 90 सीट है। और वर्तमान समय में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो सीएम हैं, कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय। कौन है? तो यहाँ का जो है कौन है? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जो है यहाँ के जो है सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरा, यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, तो लोकसभा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें पढ़ करके जो है वो रखना है। तो ध्यान दीजिए, ये था पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ की कहानी, और छत्तीसगढ़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ का नाम आया है तो हम लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा जो है वो पढ़ने की कोशिश किया है। दूसरा एक पॉइंट और, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। क्या बनाता है? ये सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो किस जिले के साथ बनाता है? तो ये बनाता है सोनभद्र जिले के साथ सीमा। किस जिले के साथ बनाता है? सोनभद्र जिले के साथ जो है ये सीमा बनाता है। ये हमें और आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखा जाए कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, समझिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की डिजिटल पहल सारथी, ध्यान दीजिए, डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीआई का जो डिजिटल पहल सारथी है, क्योंकि डिजिटल पहल में दो है, एक सारथी है और एक प्रवाह है, सारथी का उद्देश्य क्या है? तो अभी हमने आपको बताया है कि जो सारथी इनिशिएटिव है इसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका आरबीआई का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, मतलब जो ऑफिशियल काम है, वहां काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, गवर्नर जो आपके जो है गवर्नर हैं, या जो आपके डिप्टी गवर्नर हैं, या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होगा, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा, वो सारा कम्युनिकेशन पेपरलेस होगा और वो किस ऐप पर होगा? सारथी पर होगा। एक दूसरे को कोई इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो सारथी पोर्टल का यूज किया जाएगा। उनको इसी सारथी पोर्टल पे उनके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरबीआई के अंदर की बात का उनको सारा जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना नहीं, ध्यान दीजिए, अभी मैंने बता दिया है कि ये क्या करना है, ये आंतरिक कार्य को, आरबीआई के आंतरिक कार्य को क्या करेगा? डिजिटलाइज करेगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है? नहीं। बैंकिंग सुरक्षा में सुधार किया जाना है? नहीं। दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना है। ध्यान दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दस्तावेजों को क्या किया जाएगा? सुरक्षित और संग्रहित किया जाएगा। जिसका यूज कौन करेगा? जिसका यूज करेंगे इंटरनल, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल यूजर्स। और जब इंटरनल यूजर्स बात करेंगे तो इनके जो एम्प्लॉई हैं उनके द्वारा इसकी जो है वो यूज, एम्प्लॉई के द्वारा यूज किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक बात और बता दें, आपके लिए हमने आंसर इसलिए जो है मेंशन कर दिया है जिससे आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान में रहे कि अगर आपसे क्वेश्चन यहां पे आप कहीं नहीं समझ पाते तो ऑप्शन देख करके आप अपना विचार कर सकें, अपने आप में आप कहीं ना कहीं एनालिसिस कर सकें कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, इसीलिए आंसर आपके समक्ष रहेगा। अब देखिए व्याख्या में आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, सारथी आरबीआई की एक डिजिटल पहल है, याद रखिए डिजिटल इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से स्टोर और साझा करना है या डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि आरबीआई की बात हो रही है, हम आप पढ़ चुके हैं, समझिएगा, जो आरबीआई है, आरबीआई की अगर हम लोग स्थापना देखें, आरबीआई की अगर हम लोग जो है स्थापना देखें कि आरबीआई कब बना था, तो आरबीआई कब बना था? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। कौन सी समिति के कहने पर हुई थी? समिति का नाम क्या था? समिति का नाम था हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति के रिकमेंडेशन पर इसे जो है वो बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया था? उस समय जो आपका क्रेडिट था, क्रेडिट और इन्फ्लेशन था, उनको कहीं ना कहीं क्या करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इसे बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटिश काल में बना था। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका नेशनलाइजेशन किया गया। और राष्ट्रीयकरण हमने कब किया था? राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण जो है वो कर दिया गया। ये हमें आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इसमें जो गवर्नर हैं, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान समय में कौन है? संजय मल्होत्रा। ध्यान दीजिएगा, संजय मल्होत्रा इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं, जिन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। इससे पहले आरबीआई का गवर्नर कौन था? शक्तिकांत दास थे, जिन्हें अब एडवाइजर जो है अपॉइंट किया गया है
प्राइम मिनिस्टर पीएमओ दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो है उनको अब एक दूसरे पद पर जो है क्या किया गया है, जो है उनको एक दूसरा जो है पोस्ट जो है वो दे दिया गया है। संजय मल्होत्रा का जो कार्यकाल होगा, ध्यान दीजिएगा, कार्यकाल होगा, इनकी नियुक्ति से 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। मतलब ये भारत के आरबीआई के गवर्नर 2028 तक बने रहेंगे। कब तक? 2028 तक संजय मल्होत्रा आरबीआई के क्या होंगे? गवर्नर होंगे। आरबीआई क्या है? आरबीआई भारत का एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब क्या होता है? वह बैंक जो पूरे देश का जो उसका मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आपकी जो है मौद्रिक जो नीतियां हैं उनको जो निर्धारित करे वही सेंट्रल बैंक होता है। जिसमें आपको क्या मिलेगा? महंगाई को कैसे रोका जाए, आरबीआई का जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है फंक्शनिंग होता है। एक तो फिजिकल पॉलिसी के साथ सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी के साथ भारत का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में इंटरफेयर उसमें करता है। तो ये था आरबीआई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका सटीक आंसर क्या होगा? डी होगा, जिसमें कहा गया है दस्तावेजों को क्या किया जाएगा? सुरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मुदमल के मेनिहिर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है मुदमल के मेनिहिर या खड़े पत्थरों, ध्यान दीजिए, खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? याद है हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो आपका मुदमल मेनिहिर ये पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का एक ऐसा जो है स्ट्रक्चर था जो कहां देखने को मिलता था? जो कब्रिस्तान जहां पे दफनाने का काम होता था वहां पर इस तरीके का पत्थर जो है लगा होता था, जो कि प्रागैतिहासिक काल मतलब स्टोन एज में जो है इसको जो है देखा गया है। और इसी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए, ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे भारत सरकार ने उन 6 जो है आपकी अस्थायी परिसंपत्तियों में शामिल किया है, जो कि कौन से राज्य में है? तो याद है हमने आपको बताया था तेलंगाना में है। कौन से राज्य में है ये? तेलंगाना। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। देखिए आपके समक्ष यहाँ पर दिखेगा कि मुदमल स्थित मेनिहिर खड़े पत्थर तेलंगाना में पाए जाते हैं। ये प्राचीन काल के कब्रों के चिन्ह के रूप में स्थापित हैं। आप देखते होंगे आज भी कभी जब किसी को दफनाया जाता है, किसी का अंतिम संस्कार किसी कम्युनिटी मतलब किसी जो है समुदाय में ये देखा गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको जब दफनाया, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो देखा जाता है कि जहां उनका अंतिम संस्कार होता है वहां पर एक पत्थर लगा दिया जाता है। खासकर वहां पर जहां पर समाधि बनाने की प्रथा चलती है, समाधि बनाई जाती है और उस पर एक पत्थर लगा देते हैं। पत्थर में कुछ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, जैसे उस व्यक्ति का नाम क्या था, व्यक्ति का बर्थ या जन्म कब हुआ था और व्यक्ति की मृत्यु कब हो गई। इसे ही कहा जाता है मुदमल के मेनिहिर। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये पेपर में जो है वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग चूंकि तेलंगाना की बात कर रहे हैं, समझिएगा तेलंगाना जो राज्य है, समझिए हम आपको तेलंगाना की बात बताएंगे क्योंकि तेलंगाना से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो समझिएगा राज्य कौन सा है, तो राज्य है आपका तेलंगाना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके स्थापना की। तेलंगाना की जो स्थापना है, समझिएगा इसकी स्थापना की गई थी 2 जून, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2014 को। कब इसको बनाया गया था? ये राज्य कब बना है? जून 2 2014 को। और ये राज्य बनाया गया था किस राज्य को अलग करके? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को अलग करके। कौन से राज्य को अलग करके? आंध्र प्रदेश से इसको जो है अलग करके इस राज्य को जो है वो बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर डुअल हाउस है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो लेजिस्लेचर जो है जिसे हम आप विधानमंडल कहते हैं, यहाँ की जो विधानमंडल है वो विधानमंडल डुअल हाउस है। डुअल हाउस का मतलब यहाँ पर 2 हाउस, 2 सदन हैं।
कौन कौन सदन है? एक सदन का नाम क्या है? तो एक सदन का नाम है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक कौन सी है? तो एक है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं विधान परिषद। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो आपको दिखेंगे, दो हाउस यहाँ पर हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है। अगर यहाँ की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 119 सदस्य हैं, मतलब कि तेलंगाना विधानसभा में 119 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 119 सदस्य जो है हमारे तेलंगाना जो है वो विधानसभा में देखने को मिलते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? मार्च 2025 में, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने अश्विनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्विनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार LTTR, याद है हमने आपको बताया भी था कि लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? याद रखिए, ये जो अश्विनी रडार है, ये रडार बनाया गया है क्योंकि टेक्निकली इसे जो है बनाया है DRDO ने, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? क्योंकि आपको याद है हमने कहा था ये ज्वाइंट वेंचर है, और ज्वाइंट वेंचर किसके साथ है? ज्वाइंट वेंचर है किसके साथ? तो ये है बेल के साथ, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ और DRDO के साथ। तो जो अभी करार किया गया है, आपको याद है हमने पढ़ाया था कि इसे बेल गाजियाबाद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसमें 2906 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें बेल जो है मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो रक्षा मंत्रालय है उसको अश्विनी रडार बना करके देगा। तो याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल या HL के साथ तो नहीं, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, यस, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा बेल। और बेल वो भी कहां का? तो याद है हमने आपसे कहा था बेल गाजियाबाद, क्योंकि उसके बहुत कई यूनिट्स हैं। तो कौन सी यूनिट में? बेल गाजियाबाद के साथ। और कितने रुपए का समझौता हुआ है? याद है हमने आपसे कहा था समझौता हुआ है 2906 करोड़ रुपीज का, 2906 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? समझौता किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो भी गाजियाबाद की जो यूनिट है उसके साथ ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपके साथ, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार इसरो ने जनवरी 2015 में 15 से दिसंबर 2024 के बीच विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके कितना विदेशी मुद्रा राजस्व जो है वो अपना जो है वो मिला है इसको? अब देखिए क्या ऑप्शन है, 123 मिलियन, 133 मिलियन, 143 मिलियन, 153 मिलियन। क्योंकि याद रखिए जो टोटल कमाई हुई है, हमने आपको बताया था टोटल कमाई हुई है 439 मिलियन डॉलर का। कितनी कमाई हुई थी? 439 मिलियन डॉलर का, जिसमें 143 मिलियन तो ये डायरेक्ट राजस्व आया है किसके रूप में? डॉलर के रूप में। और याद है 273 मिलियन हमें किसमें मिला था? यूरो में मिला था, जिसे हमने किसमें कन्वर्ट किया था? जिसे हमने कन्वर्ट किया था किसमें? डॉलर में। और जब डॉलर में कन्वर्ट किया तो 296 डॉलर बना था और टोटल बना था 439 मिलियन। इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 143 मिलियन, क्योंकि ये राजस्व डॉलर के रूप में जो है हमें देखने को मिला था, क्योंकि जो यूरो था, यूरो को हमें फिर डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ा था, जबकि डायरेक्ट के डॉलर के रूप में जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था वो 143 मिलियन जो है वो आपका डॉलर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बस वही दिखाना है कि इसमें क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। हाल ही में किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? मोजी, याद है मोजी एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे। वो दार्शनिक कहाँ के थे? तो चाइना के दार्शनिक थे। उन्हीं के नाम पर अभी जल्दी में ही चाइना ने एक क्वांटम सैटेलाइट खासकर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उसे लॉन्च किया है, जो वहां का एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, मतलब कि स्कॉलर्स हैं, उन्होंने मिलकर के जो है उसको लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिए, मोजी कहाँ का है? तो मोजी आपका जापान जो है चाइना का है। ये चीन का जो है एक क्या है?
एक जो है सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो किस पर बेस है, क्वांटम पर बेस है। याद है हमने आपको बताया था कि 2016 में मीसियस नाम का एक जो है क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा। याद है 2016 में, याद है हमने आपको बताया था मीसियस 2016 में लॉन्च किया गया था। उसी के सहायता से हमने मोजी लॉन्च किया है, दैट इज चाइना ने लॉन्च किया है, जो कि आपका कैसा सैटेलाइट है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, चाइना के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। ये सब हम आप पढ़ चुके हैं, बस ये देखना है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, हमें आपको ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कितनी परिसंपत्तियां शामिल हैं? याद रखिए कितनी शामिल हैं। अभी अब दोनों पे ध्यान देना है। शामिल अभी 6 की गई हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत की गई थी, तो अब टोटल कितनी हो गई हैं? और मैं बार बार इसको पढ़ा और बता चुका हूं कि अब कितनी हो गई हैं, 62 हो गई हैं, जो कि अभी अभी कितनी शामिल की गई हैं, 6 शामिल की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, पूरे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है पेपर वाले। इसे नाम दिया जाएगा पेपर वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पेपर वाले क्वेश्चन। तो आपको याद है हमने आपको पढ़ाया था कि हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब अभी जो है जल्दी में हमने क्या किया है, उसको जो है बनाने की शुरुआत की गई थी 2022 में, जिसका टेक्निकली जो है या उसका जो टेक्निक पार्ट है वो किसने जो है विकसित किया, आईआईटी मद्रास। आपको याद होना चाहिए कि उसको किसने जो है किया था, आईआईटी मद्रास ने किया था। और उसको कोच या उसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो कौन बना रहा है, तो वो आईसीएफ बना रहा है। आईसीएफ का मतलब याद है हमने आपको समझाया था, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहां है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री मद्रास में है, उसके द्वारा ये पूरा बनाया जा रहा है। हाइपर टेस्ट ट्यूब जो है ये आपका क्या, आपको याद है हमने कहा था हाई स्पीड जो है रेलगाड़ी या ट्रेन होती है, जो वैक्यूम ट्यूब में जो है वो क्या की जाती है, प्रोपोगेट कराई जाती है। और याद होना चाहिए कि हाइपर जो है लूप टेस्ट ट्यूब जो है ये सबसे पहले किसने इस पर जो है काम किया था, तो सबसे पहले 2013 में 2013 में एलॉन मस्क ने इस पर सबसे पहले जो है काम किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। हमने आपको पढ़ाया और बताया है, आईआईटी मद्रास ने इसको जो है वो बनाया है। याद है हमने आपको बताया था कि इसकी लंबाई है 410 मीटर। कितनी लंबाई है, 410 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख निर्यातक संगठन ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा की है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हमने आपको पूरे लेक्चर, एक लेक्चर में पूरा समझाया था। तो अभी याद है ओपेक प्लस में शामिल होने वाला जो देश है, नया अभी जो है शामिल होने वाला देश है, वो देश है ब्राजील। मैंने आपको पढ़ाया था ओपेक कब बना था, 1960 में। 1960 में ओपेक बना था। और ओपेक कब बना, 1960 में बगदाद कन्वेंशन हुआ था। बगदाद जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस बगदाद कॉन्फ्रेंस जो कि 10 से लेकर 14 सितंबर 1960 तक हुआ था, उसी कॉन्फ्रेंस में इस जो है संगठन को बनाया गया। इसका पूरा नाम हमने आपको बताया था ना, क्या था इसका पूरा नाम था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये इसका नाम था। बाद में उसके धीरे धीरे, पहले इसके फाउंडर मेंबर कितने थे, फाउंडर मेंबर 5 थे। 5 मेंबर के बाद इसमें धीरे धीरे 1 बाय 1 और सदस्य जुड़ते चले गए, और बाद में इसी का नाम हो गया ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस, एक तो 5 इसके फाउंडर मेंबर थे। फाउंडर मेंबर कौन कौन, हमने आपको जो है ये चीजें जो है वो बता रखी है। नंबर 1 ईरान, नंबर 2 इराक, नंबर 3 सऊदी अरब, नंबर 4 जो है कुवैत, नंबर 5 आपका वेनेजुएला। याद रखिए अभी अमेरिका ने, अभी आपको मैं जस्ट आपको जो है कल की बात बता रहा हूं, अभी जल्दी में कल नहीं परसों की बात बता रहा हूं कि अमेरिका जो ट्रंप प्रशासन ने यह घोषित किया है कि वेनेजुएला पर हम विभिन्न प्रकार के क्या लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, क्योंकि वेनेजुएला जो है
वो आपका क्या कर रहा है, क्योंकि तेल जो है निर्यातक देशों के संगठन में शामिल है और ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वेनेजुएला ऐसा काम कर रहा है जो अमेरिका के हित को कहीं ना कहीं नकारात्मक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, जिससे गुस्सा होकर के, नाराज होकर के ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो है टोटल सदस्य जो है 5 पहले फाउंडर थे, बाद में 10 जुड़ गए और उसके बाद चूंकि टोटल सदस्य जो है फाउंडर 5 थे, बाद में इनके सदस्यों की संख्या 12 हो गई। 12 के बाद फिर धीरे धीरे और 10 जुड़े, ओपेक प्लस कहलाया। ओपेक प्लस के बाद फिर एक सदस्य और जुड़ने जा रहा है और उसी सदस्य का नाम है ब्राजील। ब्राजील जो है 7th लार्जेस्ट जो है वो आपका कंट्री है जो आपका उत्पादन करता है पेट्रोलियम का। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील ओपेक प्लस का सदस्यता लेने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। अगले क्वेश्चन में यहां पर हम लोग देखें, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, इतने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके, चूंकि इस वीक में हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसमें आपके इतने क्वेश्चन हमें और आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट थे। तो ध्यान दीजिए, चूंकि अभी इस वीक में हम लोगों ने जितना पढ़ा, अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अभी आज के जो क्वेश्चन है ये मान के चलिए आने वाले एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिलना तय है। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना है कि केवल पेजेस पढ़ते नहीं जाना है, लिखते ही नहीं जाना है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं हमें उसको भी जो है ध्यान में रखना है। चलिए, तो आपका जो हफ्ता भर हम लोग पढ़े थे, 5 से 6 दिन हम लोग जो पढ़े थे उसका पूरा का पूरा एक बार रिवीजन हो चुका है। एक बार आप फिर से रिवाइज करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है ये एज अ रिवीजन हो गया। अब हम लोग कंटिन्यू रूप से नेक्स्ट जो है अगली क्लास में जो है हम लोग फिर से मिलेंगे। आप खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। करंट अफेयर में जितनी चीजें जरूरत होती हैं, करंट अफेयर में जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो हमारी तरफ से आपको जो है वो 100% कोशिश के साथ मिलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, उसको पढ़ते चलना है, उसको रिवीजन करते चलना है। याद रखिए, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो नोट्स हम कितना भी बना लें उसका कोई इंपैक्ट जो है वो पड़ता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीक में हम लोग जितना, याद रखिएगा, अब आपको याद रखना है कि नेक्स्ट हम लोग जितना पढ़ेंगे उसका जो है आगे वीकेंड में जाकर के लास्ट डे हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। इसके लिए अब आप तैयार रहिएगा। अगले वीकेंड में क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि अभी आज तो एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपके सामने था। अगला आपका लेवल होगा, हो सकता है कथन और कारण, स्टेटमेंट आदि के क्वेश्चन आपको मिलने लगे। तो इसी के साथ चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए और खूब मेहनत करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।